spectators, Assalamu alaikum. I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss the commercial preparation of caustic soda NaOH by diaphragm cell. This topic belongs to chapter number 2 FSC second year, but if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get all of my videos live on YouTube. Coming towards our article today, today's article is the diaphragm cell. First of all, we are going to discuss the construction of diaphragm cell कि डायाफ्राम सेल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। हमें यह भी पता है कि हर सेल में तीन चीजें होती हैं। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कैथोड क्या होता है। इसके अंदर जो कैथोड होता है वो परफोरेटेड शीट होती है, सुराखदार होती है। परफोरेटेड शीट होती है किसकी? कैथोड इज मेड अप ऑफ परफोरेटेड, सुराखदार है, ओब्लॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबी, परफोरेटेड सुराखदार। ओब्लॉन्ग्ड परफोरेटेड शीट है किसकी? ऑफ स्टील। ये स्टील की परफोरेटेड शीट होती है, सुराखदार होती है, ओब्लॉन्ग्ड होती है। और इसके अंदर जो एनोड होता है, कैथोड, ये वाला कैथोड है, इसका मतलब है दिस वन इज कॉल्ड एज कैथोड। स्टील कैथोड है जो कि परफोरेटेड है। और इसके अंदर जो एनोड होता है, एनोड जो है इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ये रॉड होता है ग्रेफाइट का। तो ये रॉड होता है किसका? ऑफ ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट का रॉड होता है जो कि एनोड का काम करता है। और हमें पता है कैथोड पे कौन सा अमल होता है? रिडक्शन का। और एनोड पे कौन सा अमल होता है? ऑक्सीडेशन का। इलेक्ट्रोलाइट इसमें कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइट इसमें होता है साल्ट सोल्यूशन। साल्ट सोल्यूशन किस में बनाया जाएगा? एक्वस सोल्यूशन है साल्ट का। एक्वस सोल्यूशन जो होता है ऑफ NaCl, तो NaCl का जो एक्वस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है उसको हम स्पेशली नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्राइन। तो इसमें ब्राइन इस्तेमाल होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl बेसिकली। और इसमें क्या होता है? ये आउटलेट है, यहाँ से गैसें इवॉल्व होती हैं। कौन सी होती हैं वो भी हम देखेंगे। ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कैच बेसन का नाम देते हैं। इसने कास्टिक सोडा कलेक्ट करना होता है, NaOH। किस तरह से ये कास्टिक सोडा कलेक्ट करेगा इसको हम देखेंगे। नंबर 2, इसके जो सुराख होते हैं, परफोरेशंस, सॉल्यूशन के साथ इनको बंद होने का खतरा होता है। इसको ओपन रखने के लिए यहाँ से स्टीम साइड से इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। और स्टीम का मतलब क्या होता है? स्टीम क्या काम करती है? स्टीम दो काम करती है। स्टीम जो है, स्टीम बेसिकली दो काम करेगी। नंबर 1, ये सॉल्यूशन को मोल्टन फॉर्म में रखेगी, प्लस और दूसरा ये क्या काम करेगी? इसके पोर्स विल रिमेन ओपन, परफोरेशन को खुला रखेगी। पोर्स खुले रहेंगे और सॉल्यूशन जो है ये मोल्टन फॉर्म में रहेगा। ये दो काम करती है। स्टीम साइडों से आएगी, सुराखों को खुला रखेगी, सॉल्यूशंस को पोर फॉर्म में, सॉल्यूशंस को ये मोल्टन फॉर्म में रखेगी, उसको सॉलिडिफाई नहीं होने देगी। अब उसके बाद हम करते हैं, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ ली डायाफ्राम सेल की। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डायाफ्राम सेल? डायाफ्राम सेल में प्रोसेस ये होता है
कि सबसे पहले हम इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, इसमें एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl का, और अगर एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl का तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन गैस है प्रोसेस के दौरान, हाइड्रोजन गैस जो है दैट विल लिबरेट, वो खारिज होगी किसके ऊपर, दैट विल लिबरेट अपॉन कैथोड, ये कैथोड पर खारिज होगी, और क्लोरीन गैस जो है ये लिबरेट होगी, ये कहां पर लिबरेट होगी, इट विल बी लिबरेटेड अपॉन एनोड, और एनोड पर जब ये लिबरेट होगी तो ये अपवर्ड राइज होगी, ये ऊपर गुंबद सा बना हुआ है, गुंबद का मतलब होता है डूम शेप्ड, तो डूम शेप्ड जो कंटेनर है उसमें अपवर्ड राइज होगी, और ऊपर से कौन सी गैस निकल जाएगी, क्लोरीन गैस, और यहां से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है कैथोड पर बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड पर बेसिकली कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये रॉड है एनोड का। अब बेसिकली इसमें रिएक्शंस कौन से होते हैं, रिएक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। रिएक्शंस डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम ये काम करते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होंगे। सबसे पहले जैसे ही पानी में डाला जाएगा तो NaCl सोडियम क्लोराइड जो है पानी के अंदर ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ये आयोनाइज हो जाता है। एक्वा मीन पानी के अंदर ये आयोनाइज हो जाएगा, सोडियम का केटाइन बनाएगा और क्लोराइड के एनाइन बन जाएंगे। अब दो तरह के, एक केटाइन बना है, एक एनाइन बन गया है। अब सबसे पहले इसके हम रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे हमेशा कौन सा अमल होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन का अमल होता है। ऑक्सीडेशन कैसे होती है, एनोड की सिमत एनाइन जाता है, इसी वजह से उसको एनोड बोलते हैं। एनाइन मूव करेगा तो क्लोराइड आयन जो है वो मूव कर जाते हैं एनोड की सिमत, और एनोड पे जाके ऑक्सीडेशन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं और वो क्लोरीन गैस की फॉर्म में वहां से लिबरेट हो जाते हैं। मीन क्लोराइड आयन आएंगे और ये इसके ऊपर आकर इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे और खुद क्लोरीन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाएंगे, तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगी। अब एट कैथोड, कैथोड पे फिर कौन सा अमल होगा, कैथोड पे केटाइन ने जाना है, लेकिन सोडियम के मुकाबले में पानी पहले पहुंच जाएगा। पानी में स्मॉलर केटाइन होता है H पॉजिटिव, तो अगर पानी पहले पहुंच जाएगा 2HOH, तो ये कैथोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अमल कौन सा होगा, रिडक्शन का। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये क्या बना देगा, ये तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और एक हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएंगे। अब बेसिकली हमने क्या किया होता है, बेसिकली हमने ये जो कैथोड होता है इसके अंदर एक डायाफ्राम इस्तेमाल किया होता है, और डायाफ्राम पर्दे को बोलते हैं। और ये पर्दा किसका बना होता है, ये पर्दा बना होता है एस्बेस्टॉस का। एस्बेस्टॉस का हम डायाफ्राम यूज करते हैं और इसी डायाफ्राम की वजह से इसको डायाफ्राम सेल का नाम दिया जाता है। तो यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। सवाल उठा कि ये एस्बेस्टॉस डायाफ्राम का क्या रोल होता है। इसके रोल को समझने के लिए हम ये कहते हैं कि ये डायाफ्राम जो है ये बीच में लगा होता है। डायाफ्राम क्या करेगा, डायाफ्राम हाइड्रोजन को और चीजों को मिक्सअप होने नहीं देता। ये डायाफ्राम है और डायाफ्राम का रोल क्या होगा, ये डायाफ्राम का रोल क्या होता है, एक साइड पे यहां पर जो है ये एनोड है और एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। एक साइड पे कैथोड लगा होगा और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैथोड की सिमत कौन सी चीजें जाएंगी, कैथोड की सिमत वाटर जाएगा,
सोडियम के केटाइन उसमें से हाइड्रोजन लिबरेट होगी, हाइड्रोक्सल बचते जाएंगे, हाइड्रोक्सल बचते जाएंगे। यहाँ पर क्लोराइड के आयन आएंगे और क्लोराइड के आयन यहाँ पर आके किस में बदलते जाएंगे, क्लोरीन गैस में। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है और बाकी जो सोडियम के केटाइन बचेंगे वो इधर रहेंगे। तो आयंस को मिक्सिंग से बचाने के लिए, आयंस आपस में मिक्स ना हो, बीच में डायाफ्राम पर्दा इस्तेमाल किया जाता है। तो पर्दे का काम ये होता है आयंस आपस में मिक्स अप ना हो। तो कैथोड और एनोड के दरमियान एस्बेस्टॉस का डायाफ्राम इस्तेमाल होता है जो आयंस को मिक्स अप नहीं होने देता। और ये जो दोनों केटाइन और एनाइन है, हाइड्रोक्सिल और सोडियम, ये आपस में मिल जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन जो है इसमें ये होता है कि इसमें अगर हम इसको देखें तो 2NaCl सोडियम क्लोराइड और 2 वाटर मॉलिक्यूल, इनकी मौजूदगी में रिएक्शन होगा। एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस, ये एनोड पे जाएगी और प्लस हाइड्रोजन गैस किसके लिबरेट होगी, ये कैथोड पर लिबरेट होगी, बीच में डायाफ्राम है। और बाकी 2 आयन बचेंगे, वो होगा सोडियम और हाइड्रोक्साइड, ये आपस में मिल जाएंगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये इसके पोर्स में से नीचे क्या करना शुरू कर देगा, इट विल स्टार्ट टू परकुलेट। परकुलेट क्या होता है, परकुलेट होता है नीचे बह जाना, नीचे सीप कर जाना, नीचे गिर जाना। ये परकुलेट होना शुरू हो जाएगा, नीचे बहना शुरू हो जाएगा, नीचे किस में आ जाएगा, कैच बेसन में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कैच बेसन। तो इसका मतलब है इसमें मेन चीज जो इस्तेमाल होती है वो क्या है, वो है इसके अंदर डायाफ्राम इस्तेमाल होता है। तो डायाफ्राम का रोल भी हमने पढ़ लिया। डायाफ्राम जो है ये एस्बेस्टॉस का बना होता है और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये आयंस को मिक्स अप होने नहीं देता। तो एस्बेस्टॉस का डायाफ्राम इसमें इस्तेमाल होता है। अब ओवरऑल जो रिएक्शन हमने पढ़ लिया वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट जो है इसमें क्या होगा, नेक्स्ट जो है ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये नीचे परकुलेट हो जाएगा। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा नीचे आ गया है, इसको किसकी जरूरत है, दैट नीड प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट हासिल होती है, जो कैथोड से हाइड्रोजन निकलेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे गिरेगा, वो जो सोल्यूशन हासिल होगा नीचे बह जाएगा, जो परकुलेट हो रहा है उसमें 11% जो है वो NaOH होगा और उसमें 16% जो है वो NaCl होगा। अब हम कहते हैं कि फिर हम क्या करते हैं, इस सोल्यूशन को क्या करते हैं, दिस सोल्यूशन इज एवेपोरेटेड, इसको एवेपोरेट किया जाता है। एवेपोरेट करने पर NaCl के क्या हासिल हो जाते हैं, NaCl के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जब बेटा NaCl के क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो वो सेपरेट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास NaOH एवेपोरेट होने के बाद कितने % हासिल हो जाएगा, 50%। स्टिल उसमें NaCl कितने % है, 1%। तो अगर 1% इम्प्यूरिटी हो भी तो इंडस्ट्रियल लेवल पे वो मैटर नहीं करती। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास कास्टिक सोडा कितने % अचीव हो जाएगा, 50% कास्टिक सोडा अचीव हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, डायाफ्राम सेल में कुछ जो है वो लिमिटेशंस भी हैं। इसकी लिमिटेशंस को हम कवर करते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायाफ्राम सेल, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायाफ्राम सेल, एंड हाउ दे आर कवर्ड, इन लिमिटेशंस को कैसे कवर किया जाता है, एलिमिनेट कैसे किया जाता है। पहली लिमिटेशन, क्योंकि हमारे पास एनाइन 2 तरह के हैं, हाइड्रोक्साइड भी पैदा हो रहे हैं
और क्लोरीन गैस भी पैदा हो रही है। तो जो एनोड पर क्लोरीन गैस पैदा होती है, अगर हाइड्रोक्साइड उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो ये क्लोरीन गैस जो है एक तो क्लोराइड आयन बनाएगी, एक OCl। OCl इज कॉल्ड एज हाइपोक्लोराइड आयन। तो हाइपोक्लोराइड आयन बन जाएगा प्लस वाटर बनेगा। इसका मतलब है कि क्लोरीन की प्यूरिटी जो है इसको डैमेज कर देता है। कौन डैमेज कर देता है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो हम ये चाहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन क्लोरीन के साथ मिक्सअप ना हो, ये पहली प्रॉब्लम है। तो इसको अवॉइड, इससे बचने के लिए हम क्या काम करते हैं? टू अवॉइड दिस, इससे बचने के लिए हम ये काम करते हैं कि वी विल यूज एस्बेस्टॉस डायाफ्राम। तो एस्बेस्टॉस डायाफ्राम जो है ये पहली लिमिटेशन को कवर कर देता है। वो पर्दा क्या काम करता है कि ये पर्दा जो है ये हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ मिक्सअप नहीं होने देता। अब दूसरी लिमिटेशन, सेकंड लिमिटेशन ये है कि ना सिर्फ क्लोराइड आयन एनोड पर पहुंच सकते हैं, एनोड पर हाइड्रोक्सल आयन भी पहुंच सकते हैं। अगर एनोड पर हाइड्रोक्सल आयन पहुंच गए तो ये क्या काम करेंगे? एनोड पर ये पैदा करेंगे ऑक्सीजन गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे प्लस 2H2O वाटर पैदा होगा। तो इसका मतलब है ओवरऑल एनोड पे जाके क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन गैस भी पैदा हो सकती है ऑक्सीडेशन के नतीजे में। तो एनाइन दो तरह के हैं, एक है क्लोराइड आयन और एक है हाइड्रोक्सल। अगर हाइड्रोक्सल एनोड पे पहुंच गए तो उसका नुकसान ये होगा कि उसके नतीजे में ऑक्सीजन गैस पैदा होगी और ये भी क्या करती है? इट विल डैमेज, ये डैमेज करेगी क्या? प्यूरिटी ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस की प्यूरिटी को डैमेज करेगी। तो इससे भी हम बच सकते हैं। टू अवॉइड दिस, तो इससे हम बच कैसे कर सकते हैं? हम इससे बचने के लिए क्या काम करते हैं? इसके लिए हम कंसंट्रेशन जो है ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या कर देते हैं? इज इंक्रीज्ड, वो बढ़ा दी जाती है। तो उसका फायदा ये होगा, ब्राइन की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेंगे तो वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। अगर वाटर की कम होगी तो हाइड्रोक्सल विल नॉट ये नहीं पहुंचेंगे, विल नॉट रीच एनोड, तो ये एनोड पर नहीं पहुंच सकेंगे। तो इसकी दो लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन ये है हाइड्रोक्सल और क्लोरीन को रिएक्ट करने से बचाना है। उसको बचाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एस्बेस्टॉस का डायाफ्राम। और दूसरा ये है कि हम हाइड्रोक्सल को एनोड पर नहीं पहुंचने देना चाहते। अगर वो एनोड पे पहुंच गया तो ऑक्सीजन गैस पैदा होगी। उसको पहुंचने से बचाने के लिए हम इसकी लिमिटेशन को कैसे कवर करते हैं? ब्राइन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। तो दीज आर द लिमिटेशंस एंड दे आर कवर्ड बाय दिस मेथड। This is the overall construction and working of diaphragm cell for the production of caustic soda NaOH जो हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी, फिर प्रोसेस पढ़ा, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस पैदा होती है, रिएक्शन पढ़े। उसके बाद हमने एनोड और कैथोडिक रिएक्शन पढ़े और उसके बाद हमने पढ़ा कि डायाफ्राम का क्या रोल होता है। फिर हमने पढ़ा कि प्यूरिफाई प्रोडक्ट को कैसे करना है और फिर इसका शॉर्ट क्वेश्चन लिमिटेशंस क्या है और उनको कवर कैसे करना है वो हमने डिस्कस कर लिए। अल्लाह हाफिज़ आज के लिए।